बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फाइज साहब के केस के हवाले से तो मैंने अभी तक दो वीडियोस की हैं। 17 जून की 17 जून को 256 मिनट की समाअत हुई। अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर की दो वीडियोस में वो 52 मिनट की समाअत का हवाल है। 204 मिनट की समाअत का हवाल अभी मैंने आपके साथ शेयर करना है। वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। उसमें से जो रेलिवेंट चीजें जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ जाहिर है आपको पता है रीजनल बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बीएनपी मैंगल की सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह वो हुकूमत से अलग हुए और बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो बात हो रही है कि वो नवाज शरीफ को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह की अफवाहें चीजें मेरे पास इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप नेक्स्ट वीडियोस में इन चीजों पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं अभी ईसा नकवी साहब के साथ वीडियो 3-4 वीडियोस करने जा रहा हूँ। एक पूरी सीरीज जिसमें लद्दाख में क्या चल रहा है, भारत और चाइना में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कुछ सवालात हैं ये जो मैंने बनाया कि भारत ने अचानक ये महाज क्यों गर्म कर दिया, ट्रंप के इसमें क्या किरदार है, कितनी जमीन का तनाज़ा है, असल लड़ाई क्या है, कब से मामला चल रहा है, तिजारत के ऊपर क्या असर होगा चाइना और भारत की, और पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठा सकता है, मोदी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, LOC पे पाकिस्तान के खतरात बढ़े हैं या कम हुए हैं, कौन से मुल्क भारत के साथ खड़े हैं, कौन से मुल्क चाइना के साथ खड़े हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, नेपाल के साथ भारत की क्या लड़ाई है। ये वो सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे हम जानना चाहते हैं। और ईसा नकवी साहब, मैं ये जरूर कहूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि उनकी वीडियोस आप जाके देखें, एग्जैजरेट नहीं करते चीजें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बिल्कुल जबरदस्त हकायक के साथ पूरी तैयारी के साथ वीडियोस करते हैं। और वो एग्जैजरेट नहीं करते, झूठी खबरें नहीं फैलाते, सनसनी नहीं फैलाते, व्यूज लेने के लिए थंबनेल के ऊपर ऐसी चीजें नहीं लिखते कि अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। तो चलते हैं ईसा नकवी साहब की तरफ, उनसे बात करते हैं, सवाल करते हैं। और जो बाकी काजी फाइज साहब की समाअत का दीगर अहवाल है जो आज 18 जून को जो चीजें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जब वो समाअत खत्म होगी, और पॉलिटिकल जो चीजें हैं उन पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। चलते हैं ईसा नकवी साहब की तरफ। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब गो के मैं 3-4 मिनट की तमहीद बांध चुका हूँ, लेकिन जैसे वो खतीब होते हैं उनका ये मसला होता है कि जो उन्होंने तकरीर याद की हुई होती है ना वो पूरी सुनाते हैं, चाहे सामे 1 हो या 100 हो। मैं 2 चीज़ें और हैं जो आपको लाजमी बताना चाहता हूँ। मैं एक तो मोतरफ़ हूँ, यकीन करें दिल से, और मेरे देखने वाले ये बात समझते हैं कि मैं वैसे किसी की तारीफ़ नहीं करता। मेरा जो किसी को पसंद करने का मेयार है ना कंटेंट के हवाले से वो बड़ा हाई फाई है। तो आपकी वीडियोस सुन के सीखता भी हूँ, और इस हवाले से तो आप मेरे टीचर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और इन चीज़ों में बहुत आपसे सीखते हैं, पूछते भी हैं आपसे। अदालती मामलात में हम भी हमेशा आप ही से मशवरा लेते हैं। सर आपकी मोहब्बत है। देखिए ईसा नकवी साहब, मुझे ना मैं शेख रशीद साहब की 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो इस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो शेख रशीद साहब ने जब अदालत में दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा था कि माई लॉर्ड मेरे दलाइल शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट होंगे, SSS। तो हमारा भी ये इंटरव्यू जो है वो शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट होगा, क्रिस्पी रखने हमने। दूसरा, शेख रशीद साहब की एक और बात मुझे याद है, जब मैं कुछ लोगों की वीडियोस देखता हूँ ना, थंबनेल देखता हूँ, काम उन्होंने उठा के रखा होता है और ऐसा लगता है कि ख़त्म हर चीज़, अमेरिका भी तबाह हो गया, इसराइल भी बर्बाद हो गया, इंडिया के भी 70% रकबे पे कब्जा हो गया, और कुछ ही अर्से बाद इंडिया जो है ना वो छांगा मांगा की जंगल जितना बच जाएगा। और वीडियो के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि बस मतलब गया सब कुछ, जब वीडियो खोल के देखें तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माई लॉर्ड, जो शरीफ ख़ानदान ने जो केस अपना बनाया है ना ये पनामा का, इसका जो इन्होंने अफसाना लिखवाया है ना जिस बंदे से, वो बड़ा बेरंग सा लिखवाया है। अगर मैं ये अफसाना लिखता ना, यानी शेख रशीद, तो मैं इसमें ऐसा रंग भरता, एक बार तो मैं रुला देता ना, कैसे रंग भरता। मैं भी अक्सर कहता हूँ कि जब मैं कहानी सुनता हूँ ना वीडियोज़ में, मैं कहता हूँ यार अगर मैं ये कहानी बनाता ना, कसम से मज़ा आ जाता। मतलब अगर एग्जैजरेट करना हो तो कहानी बनानी होती। तो आज मकसद ये है कि हम फैक्ट्स आपसे जानें। और मेरा पहला सवाल ईसा नकवी साहब आपसे ये है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में 2 तरह के स्टूडेंट होते थे, क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट होते थे। एक होते थे हमारी तरह के, जिनका मकसद पढ़ना नहीं होता था, कोई और एक्टिविटीज़ होती थी या घर वाले ज़बरदस्ती भेज देते थे पढ़ने के लिए, और टाइम किलर्स में शुमार होता था। मेरा ख़ासतौर पर मिसाली ज़करिया में मेरे बारे में पढ़ने वाले कहते थे कि टाइम किलर है, इससे बच के रहो, टाइम किल कर देता है। तो एक होते थे पढ़ने वाले, मतलब जो सर नीचे करके और पढ़ रहे हैं, पोजीशन होल्डर, कंपटीशन वाले, और उनका मकसद पोजीशन लेना होता था, आगे जाना होता था। तो जब कभी ये पता चलता था ना कि यार वो जो टॉप 10 में बच्चा है ना, जो बहुत पढ़ने वाला है, जो पोजीशन के लिए आगे जाना चाहता है, उसको पता चलता ना कि उसने यार फलां को थप्पड़ मार दिया है, सब चौंक जाते थे, यार उसने थप्पड़ मार दिया है, यार वो तो ऐसा बच्चा नहीं है, वो कैसे लड़ाई में पड़ गया, उसका तो मकसद ही कुछ और है। जब हमने ये देखा कि चाइना ने फड़का दिए हैं इतने बंदे,
मतलब वैसे अब नहीं होना चाहिए, ये कोई भी इंसानी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन मोदी की जिस तरह की पॉलिसियाँ हम आखते हैं, दहशतगर्द है, वो मरवा रहे हैं अपने फौजी, तो फ़ौरन जहन में गया कि यार ये चाइनीज़ जो हैं ये तो ट्रेड करना चाहते हैं, ये तो अपने आप को इकोनॉमी में ऊपर लाना चाहते हैं, इनके तो मकासद ही कुछ और है, ये कहाँ इतने वैशी हो गए हैं। तो ये इस सवाल पे आने से पहले अगर आप मुख्तसर ये बता दें इसी के साथ ही कि असल लड़ाई है क्या भारत की, और कब से ये लड़ाई है, और मामला क्या है इनका और चाइना का। यार सदीक, आपने इतनी माशाल्लाह पहले एक ओपनिंग, जाहिर है लोग आपको बड़े प्यार से सुनते हैं, और उसके बाद आपने दोबारा एक और ओपनिंग दी है, तो एक तमहीद तो मुझे भी बांधने देना। सर मैं आपका जो है ना वो ओपनिंग जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे मैं सुन रहा था, और यहाँ पर भी ना तो रह के मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो मैं पहले कर देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कि जो डॉक्टर होता है जब उसने किसी मरीज़ का इलाज करना होता है ना, ख़ास तौर पर अगर कोई इंजरी है, कोई ऑर्थोपेडिक का मामला है, तो वो इंजेक्शन लगाता है सुन करने का। बिल्कुल, डॉक्टर तो लगाता है ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए। ये जो हमारा मीडिया है और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है, इस पे कुछ लोग जो है वो सुन करने के इंजेक्शन लोगों को जो लगा रहे हैं, कि जिस तरह बंदा की जो है वो सोचने समझने की सलाहियत जो है उसको माऊफ कर दें, आप उसकी तवज्जो जो है हकाइक ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी चाहिए। इस तरह नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसे नहीं होता। इस तरीके से नहीं रीजनल मामलात हुआ करते जिस तरीके से हम अपने यूट्यूब के ऊपर चला रहे होते हैं। उनको कौन सा कोई थोड़ा सा रियलिस्टिक जो है उनको जो लोग चले, अब मैं वो नहीं कहता। नहीं, उसमें जाहिर है एक T20 मैच होता है, एक टेस्ट मैच होता है। अगर आपने लंबी इनिंग खेलनी है तो आपको जो है वो क्रीज पे रहना होता है, आप हर बॉल पे क्रीज से बाहर नहीं निकलते। सवाल आपने जो किया कि इंडिया और इसका मसला क्या, देखें सरहदी तनाज़ा है। सरहदी तनाज़े से अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था नरेंद्र मोदी की वो जो 100 इंच की छाती वाले जो वज़ीर आज़म है पड़ोसी, वो आप सारे लोग जो हैं वो तकरीर ज़रूर सुने। एक दफ़ा जाके उनके ट्विटर के ऊपर जो अभी थोड़ी देर पहले उनका एक वीडियो मैसेज में उनकी स्पीच है, और उसमें आप देखें कि वो बंदा जिसका गरूर, जिसकी तमकनत, जिसका गुस्सा, जिसका गर्व जो है वो आपको कितना नज़र आता था, वो क्या भीगी बिल्ली बना हुआ और किस तरीके की तकरीर कर रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ रहा है। खैर वो आप एक बात देखें कि जितने हमसाए हैं दुनिया में वाहिद मुल्क है भारत जिसका अपने तमाम हमसायों के साथ पीस पैक्ट्स मौजूद है। पीस पैक्ट कौन करता है? जिसकी लड़ाई हो। बिल्कुल, वो कहता है कि हमारी पॉलिसी जो है वो दोस्ताना है। जो दोस्ताना पॉलिसी वाले मुल्क होते हैं उनके पीस पैक्ट्स होते हैं अपने हमसायों से। यानी एक लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद उनका पीस पैक्ट होता है। पाकिस्तान के साथ मसला है, चीन के साथ मसला है, भूटान के साथ मसला है, नेपाल के साथ मसला है, आपका बांग्लादेश के साथ मसला है, आपका म्यांमार के साथ मसला है, हर मुल्क के साथ आपका मसला है। और वो मसला जो है वो कोई आपके खुद पैदा किए हुए मसाइल हैं। एक्सपेंशनिस्ट हिंदुत्व का एक एजेंडा है। स्पेसिफिकली आ जाते हैं लद्दाख का क्या मसला है और सिक्किम का क्या मसला है। लद्दाख की जो टेरिटरी है उस पर क्लेम चाइना का भी है, उस पर क्लेम जो है वो भारत का भी है। कुछ तो तकसीम हिंद जिस वक्त ब्रिटिश रूल के वक्त हुई उस वक्त का है, कुछ उससे पहले के एजेंडाज हैं, कुछ नेपाल के ख़ास तौर पर मामलात हैं, उन पे हम बाद में थोड़ा सा लॉन्ग द वीडियो आएंगे। जिस वक्त 1959 में चीन एक्साई चिन के एरिया से जो लद्दाख से ऊपर एक जानिब उसके तिब्बत आ जाता है और एक जानिब उसके सिंकियांग आ जाता है, ठीक है, और इस जानिब उसके जो है वो लद्दाख है, और लद्दाख के इस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है, साथ ही आपका गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लगता है। एक्साई चिन के एरिया से चीन 1959 में एक रोड गुजारा था, G219 रोड थी, ठीक है, जो सिंकियांग और तिब्बत को मिलाना था जिस रोड में, ठीक है। वो रोड जिस एरिया से गुजरी, भारत ने कहा कि एक्साई चिन का इस एरिया जो है जहाँ से ये रोड गुजर रही है ये हमारा है, ठीक है। चाइनीज़ क्लेम था कि हमारा है। वहाँ से 179 किलोमीटर्स की चीन ने रोड निकाली, और इस दौरान 1959 से 1962 तक इनके दरमियान जो है सफारती तौर पर हल करने की कोशिश हुई, मुख्तलिफ मसाइल हुए, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। बाद में हुआ ये कि चीन, जाहिर है क्योंककि चीन का क्लेम जो है वो लद्दाख पे था, चीन क्लेम करता है कि 90,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारा है यहाँ पे, ठीक है। जिस जगह पर उसने 1962 में एजर्ट करके जंग के ज़रिए कब्ज़ा किया
या रिक्लेम किया, अगर चीनी मौक़िफ़ के हिसाब से देखा जाए कि 90,000 हमारा है तो 38,000 वापस ले लिया। तो 38,000 जो है वो उस वक्त चीन ने 1962 की जंग में इंडिया से वागजार करा लिया। यहाँ पे रुकिएगा, ये जो अभी हमें किसी ने खबर दी थी, एक तजियाकार ने, कि अभी जो झड़पें हुई इसमें भारत के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है, इसका मतलब ये अभी की बात नहीं है, ये 1962 की बात है। ये 1962 की बात है, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है ना, वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको कि जो कराची है, कराची का रकबा पता है कितना है आपको? कराची का रकबा गालिबन 2700 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मैं आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन है 3,000 के करीब ही। ठीक है, 3,000 मुरब्बा किलोमीटर। तो अगर आप 38,000 को ज़रा तकसीमें ज़रबे तकसीमें लगाएं ना, तो 16 कराची, जो कराची रहते हैं या जिन्होंने कराची देखा है उनको पता है कि कराची कितना बड़ा शहर है। 16 कराचियों जितना रकबा कोई मुल्क आकर कब्ज़ा कर ले और दूसरा मुल्क उसको जो है वो छुपा के बैठ जाए, इस सैटेलाइट के और मीडिया के दौर और में हमारे यूट्यूबर्स को पता चल जाए। देखें, बात यह है कि जिस वक्त ये प्रिंट्स लैब है एक जो है वो प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेजिंग में जाके ख़ुसूसन जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ, क्योंकि मैं इस एरिया में ट्रैवल भी किया हुआ है, नेपाल वाली साइड पे, इस एरिया में नहीं, लद्दाख वाले एरिया में नहीं किया, तो मैंने वो प्रिंट्स जो प्लैनेट लैब है उसकी सैटेलाइट इमेजिंग देखी और मुझे प्रिसाइजली अंदाज़ा हुआ कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मसला क्या चल रहा है। तो वो जो है 38,000 उन्होंने उस वक्त कर लिया था। 1962 में फिर चीन ने भारत ने एक करारदाद उनकी पार्लियामेंट ने पास की, और फिर उसी से मिलती जुलती करारदाद 1994 में इन्होंने पास की। 1994 और 62 की जो करारदादें हैं उसमें भारत ये दावा करता है कि एक्साई चिन, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान वाली साइड पे, मकबूजा कश्मीर और जम्मू, ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो भारत कहता है कि ये हमारे हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से करारदादों से तो मसले अगर हल होने होते तो वो यूएन में भी हो जाते। टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। बीजेपी की हुकूमत आती है, ये एक अजीबोगरीब किस्म का एजेंडा लेके आती है। जब बीजेपी की पहले हुकूमत आई उस वक्त इनका इतना वो नहीं था, असर और रसूख और वो नहीं था। 2014 की बात, इसके आने से पहले मुझे एक बात बता दें, सॉरी, कि 1962 में जब कब्जा किया था चाइना ने, उस वक्त कितना फौजी नुकसान हुआ था दोनों साइडों का? बहुत भारी फौजी नुकसान हुआ था इंडिया का, ठीक है, इंडिया का और चीन का भी हुआ था, लेकिन वो कन्वेंशनल वॉर थी, वो आज की जदीद वॉर नहीं थी। वो उन ऑटोमेटिक और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लड़ी हुई वॉर नहीं थी। जदीद असलहा जिसे कहते हैं, जिसमें केमिकल वेपन्स की अब एवोल्यूशन हो चुकी। ये ममालिक जो हैं वो बड़ी एटमी ताकतें हैं, अब जो है वो मिसाइल्स और बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी मैटर करती है। तो अब जो है वो ज़माना डिफरेंट है। तो आप कह रहे हैं उस वक्त चाइना ने कितने हज़ार मुरब्बा किलोमीटर पे कब्जा कर लिया था? 38,000 पे। 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो ओवरऑल चाइना ने रिक्लेम किया था इंडिया से थ्रू द बॉर्डर। बहुत तवील बॉर्डर है इनका ना। ठीक है। और ये बता दें मुझे कि उसके बाद 1962 से लेके अब तक क्या भारत ने कोई अपना कब्जा छुड़वाया भी है, वापस लिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए, फिर उसके बाद ये दोबारा इलेक्ट हुए 2019 में, और 2019 में जिस वक्त ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन के तकरीबन 6-8 महीने के बाद दिसंबर जनवरी में जो है वो दोबारा इलेक्शन वगैरह के नतीजे में फिर ये आए। इन्होंने एनेक्सेशन की 5 अगस्त को ये एनेक्स करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के तौर पे लद्दाख को, जम्मू को और कश्मीर को। वो बन जाती हैं टेरिटरीज़ उनके मुताबिक। उर्दू में आसान समझा दें कि आप। आर्टिकल 370 जो है उसके मुताबिक जो कश्मीर का एरिया है ये डिस्प्यूटेड है। बिल्कुल ठीक। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कश्मीर का जो ग्रेटर रियासत है उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, उसमें लद्दाख शामिल है, उसमें पाकिस्तान के पास भी जो एरिया है ये सारा एरिया शामिल है। ठीक है। कश्मीर का ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इसका डिस्प्यूटेड स्टेटस उन्होंने अपने आइन, जिसको हम मानते नहीं हैं, लेकिन अपने आइन के तहत उन्होंने वो डिस्प्यूटेड स्टेटस ख़त्म किया, 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया और उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक। ये वो वक्त था जिस वक्त भड़के मारना शुरू किए भारतीय सियासतदानों ने। अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह
जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उस वक्त आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने खुद, और सुब्रमण्यम जयशंकर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने दावे करने शुरू किए कि एक्साई चिन भी हमारा है, हम एक्साई चिन भी लेंगे, जो आज़ाद कश्मीर है ये भी हमारा है, हम पाकिस्तान से ये भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, ये हम ये भी लेंगे, यहाँ से जो वो गुज़र रहा है सी पैक, हम ये नहीं बनने देंगे, ये हमारा एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने जो बॉर्डर मिल रहा है, जिस जगह पर पाकिस्तान की सरहद भी बिल्कुल करीब आ जाती है, चाइना का जो है एक्साई चिन का एरिया भी करीब आ जाता है, इसके ऊपर एक जानिब जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, दूसरी जानिब जो है वो आप यानी कि नक्शा लोग देखें ना, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो नक्शा लोगों के सामने नहीं है तो थोड़ा सा उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर इख्तिसार के साथ बता देता हूँ कि इस एरिया का जो इन्होंने जिस वक्त अपना नक्शा भी जो है वो जारी कर दिया भारत ने, ये जब इन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ वापस लेंगे, उस वक्त चीन ने और पाकिस्तान ने भी ऑब्जेक्ट किया, चीन ने भी ऑब्जेक्ट किया, लेकिन ये 5 अगस्त का वाक़या था और ये स्टेटमेंट्स आ रही थी तवातुर के साथ एंड अगस्त तक और सितंबर की बिगिनिंग तक। ये एरिया है हाई अल्टीट्यूड, तकरीबन 15,000 फुट से लेकर 18,000 फुट सतह समंदर से बुलंद है ये। ठीक है। यहाँ पर उस शदीद सर्दी में कोई फ़ौजी कार्रवाई मुमकिन ना होती। ठीक है। जो अब मैं चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं उनको रीड कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ आई है कि चीन ने इंतज़ार किया कि सर्दियाँ पूरी हो जाएँ। ठीक है। सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो फिर हम जाके जो है देखेंगे कि मामलात क्या है। इस दौरान भारत ने क्या किया कि इस एरिया में एक रोड बनाई जो उस बिल्कुल ट्राई जंक्शन कह लें, जो 3 जगह जहाँ पर तीनों ममालिक तकरीबन करीब करीब आ जाते हैं, वो जगह सी पैक के मुजव्वज़ा रूट से भी करीब पड़ती है, कराकोरम पास और चीन और पाकिस्तान का जो है वो रास्ता भी उससे करीब है। वो है दौलत बेग, ये एक विलेज है, दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी एक जो है वो फ़ौजी बेस है, उसको उन्होंने रास्ता फराहम किया। अब ये जो रास्ता है, ये जो रोड गुज़रती है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि डिक्लेयर हुई थी 1962 में, डिमार्केशन नहीं हुई उसकी। ठीक है। लेकिन पेट्रोलिंग करते हैं उस हिसाब से कि 1962 में जब इनकी जंग बंदी हुई तो ये तय हो गया कि यार जहाँ तक चीनी फ़ौज आई हुई है उससे फ़िलहाल डिस्प्यूट हल करते रहेंगे, ठीक है, सरहदी तनाज़ा हल करते रहेंगे, इस लाइन से उस तरफ चीन वाले अपना एरिया रखें, इस तरफ हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही एक बफर जोन क्रिएट हो गया कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के राइट लेफ्ट 2 किलोमीटर तक ये एसओपी है, 4 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये एसओपी है। ये जो रोड गुजर रही है, ये रोड गुजर रही है उस एरिया के बिल्कुल करीब से, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ की आप डेमोग्राफी नहीं चेंज कर सकते, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही। भारत ने इस एनेक्सेशन के बाद ये सारे कामों में तेज़ी पकड़ ली, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी जारी थी, वहाँ पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है उस एरिया में, उसको जो है वो भारत जो है वो एक एयरबेस में भी कन्वर्ट कर रहा था, ये रोड भी लेके आ रहा था, तो जिससे ये नज़र आ रहा था कि भारत को कोई शय देने वाला। बिल्कुल सही। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में, वो शय देने वाला नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि शय देने वाला कौन है। इसको सिर्फ एक उसमें कंक्लूड कर लूँ, इस पे बेसिकली अब जो चाइना आया है अप्रैल के इनिशियल फेज़ में, उनकी मूवमेंट और वो सब कुछ स्टार्ट हो गई थी और उसमें जो है उन्होंने रिक्लेम कर लिया है। वो क्या किया हम अगली वीडियो में इसके ऊपर। ठीक है, जुनैद साहब से मैं कहूँगा, जुनैद साहब को कि ये वीडियो यहीं पे रोक दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दीगर इश्यूज़ पर बात करें।